Hello everyone, welcome to Bansal Academy. In today's video, हम डिस्कस करेंगे how to systematically cover British literature, all the literary ages, key writers, important works and how to effectively manage your time और कौन सी approaches हमें use करनी चाहिए ताकि हम बहुत ही ज़्यादा अपनी preparation को effective और exam centric बना सकें। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट होने वाला है एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसी वीडियो में आपके जितने भी क्वेरीज और डाउट्स हैं रिगार्डिंग ब्रिटिश लिटरेचर कि कौन-कौन से क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, कौन-कौन सी एजेस से हमें क्या-क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा अप्रोच हमें यूज़ करना चाहिए और इतना सारा सिलेबस है ब्रिटिश लिटरेचर का, हम कैसे कवर करें। ये क्वेश्चन जो है हम सबके माइंड में आता है जब भी हम प्रिपेयर करने जाते हैं। बट हमें पता है कि ब्रिटिश लिटरेचर बहुत वास्ट है बट उसी के साथ-साथ ये कवर करता है 60% ऑफ आवर होल सिलेबस, राइट? आप कोई भी लिटरेचर का एग्जाम देने जाओ, आपको पता है यू हैव टू कवर द राइटर्स। बट सभी एजेस क्या सेम वेटेज कैरी करते हैं? नो। सभी एजेस जो हैं वो सेम वेटेज कैरी नहीं करते। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर एज से आते हैं दैट आर नॉट सेम। कुछ एजेस जो हैं ब्रिटिश लिटरेचर के वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनसे हमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है एंड कुछ एजेस ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ईज़िली हम कवर कर सकते हैं, जिनमें से बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट और रेपिटेटिव क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। सो ब्रिटिश लिटरेचर एक ऐसा ओशन है, अगर आप इसमें डाइव इन करते जाओगे तो आपको नॉलेज मिलता जाएगा, बट यू शुड नो वेयर टू स्टॉप, राइट? आप बहुत सारा नॉलेज एक साथ ग्रैस्प कर लोगे, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ओल्ड सेक्शन एज है हमारे पास, राइट? और हमने जो है उसके बारे में 1 हफ्ता लगा दिया। द होल वीक वी डेडिकेटेड to old Anglo-Saxon age. And you know the number of questions that are there in the exam from that age? It's around 2 to 3 questions maximum. Okay? 2 to 3 questions are there from this age. And what if you'll given only 1 to 2 days to Elizabethan age? जिसमें से आपके लगभग 7 to 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑल योर इम्पोर्टेंट राइटर्स लाइक शेक्सपियर एंड अदर राइटर्स एज वेल वो सभी इसी एज से आए हैं। मार्लो, शेक्सपियर, यूनिवर्सिटी विट्स, बहुत सारे राइटर्स इस एज से आए हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सा एज क्या वेटेज कैरी करता है तो आप तो रैंडमली कुछ भी उठा के कुछ भी पढ़ना शुरू कर दोगे, राइट? तो आपको एक स्ट्रेटेजिकली अपना अप्रोच बनाना है सो दैट यू नो दैट कि कहाँ पे आपको कितना टाइम देना है और आपका प्रिपरेशन जो है वो भी टू द पॉइंट रहे और एग्जाम सेंट्रिक आपको चलना है। आपको बिना गोल के नहीं चलना इधर उधर बिकॉज आप गोल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। यू हैव टू फॉलो वेरी स्ट्रेटेजिक पाथ फॉर योर सक्सेस, राइट? सो पहले तो है हम जो है टाइमलाइन डिस्कस करेंगे एंड आई विल डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी एज इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर सो दैट यू हैव अ क्विक आइडिया कि किस एज से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस एज में क्या क्या है। अगर आप एक फ्रेशर्स हैं आई वुड एडवाइज यू गाइज टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आप कहीं से भी यूं बीच में से उठा के मत पढ़ना स्टार्ट कर देना बिकॉज तब आपको समझ ही नहीं आएगा दैट आप पढ़ भी क्या रहे हो। ठीक है? आपको एकदम स्टार्टिंग से स्टोरी लाइन में समझना है और कनेक्ट करना है डॉट से। हर एक एज को कनेक्ट करते हुए आपने चलना है फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू एंग्लो नॉर्मल्स टू एज ऑफ चॉसर कि कैसे क्या क्या हुआ। इट्स वेरी सिंपल। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि कौन सा किंग कब आया, उसके बाद कौन सा किंग आया, उसके टाइम पे क्या क्या चेंजेस हुए, वैसे ही हमने इसमें पढ़ना है कि इस एज में क्या कौन से किंग्स थे, कौन कौन से राइटर्स आए, कैसा कैसा लिटरेचर था बिकॉज ईच राइटर हैज देयर ओन राइटिंग स्टाइल एंड ईच एज हैज देयर ओन थीम्स। सबकी एजेस की जो थीम्स हैं और जो राइटिंग स्टाइल है वो सबकी एजेस के डिफरेंट होंगे, राइट? आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि जो एंग्लो सेक्सन के टाइम पे जो लिटरेचर था दैट इज एग्जैक्टली सेम दैट वी आर रीडिंग टुडे नाउ। नो, राइट? अभी जो हम पढ़ रहे हैं हम कहाँ दो एंड दाउ यूज करते हैं अपनी जो इंग्लिश है। हम तो नॉर्मल मॉडर्न डे इंग्लिश यूज करते हैं, राइट? दैट टू पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश हम यूज करते हैं आज का।
क्या जो आज के टाइम पे जो इंग्लिश लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं वो उस टाइम के इंग्लिश लैंग्वेज के सेम है? फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम का जो आप हिंदी लैंग्वेज भी आप यूज कर रहे हो, जो हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, क्या वो जो है अगर आप 100 to 200 years बैक करो, क्या वो सेम हिंदी लैंग्वेज था? नो, राइट? So changes happens with time, people evolve. So what we are going to see in these ages as well. So we have to start from the very beginning and we have to analyze each and every age according to their weightage they carry in the exam. Okay? और अगर आप फ्रेशर नहीं हैं, आपने ऑलरेडी पूरा ओवरव्यू ले लिया है सिलेबस का, you know about each and every age, but still you are failing the exam and you don't know where to start. First, I will advise you to sit and analyze where you are lacking. See your strengths and weakness and start working on them. जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका क्रिटिसिज्म पोर्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, या दैट इज कवर्ड इन योर स्ट्रेंथ, सो गिव इट अ लिटिल बिट लेसर टाइम एज कंपेयर टू योर एरियाज वेयर यू आर लैकिंग. जैसे कि जहाँ पे आपकी वीकनेस है, फॉर एग्जाम्पल आपको जो है राइटर्स जो है क्रैम करने में मुश्किल आ रहा है, या फिर आपको नहीं पता कि आप जो पढ़ रहे हो वो एग्जाम सेंट्रिक है भी है कि नहीं है. सो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी, आपको अपनी वीकनेसेस पे काम करना पड़ेगा, एंड आई विल एडवाइज यू यू स्टार्ट फ्रॉम हियर. पहले आप जो है इन एजेस को पढ़ें, बिकॉज दीज एजेस आर रियली इंपॉर्टेंट. विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एज, आज का जो कंटेम्प्रेरी एज है, एंड ऑल्सो एलिजाबेथन एज एज वेल, एंड इंक्लूड द रोमांटिक एज एज वेल. इनसे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आपको रिगार्डिंग देयर राइटर्स, राइटिंग स्टाइल, बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चंस फ्रॉम देयर बुक्स भी आपको देखने को मिलते हैं. सो इन पे आपको ज्यादा फोकस करना है. बेसिकली यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, और आपको यहाँ पे फोकस करना है अपना इम्पॉर्टेंट राइटर्स पे, जो भी की इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं और जो भी देयर इम्पॉर्टेंट वर्क हैं, आपको उन पे पहले फोकस करना है. क्योंकि एक बार आप जो इम्पॉर्टेंट कर लोगे, सी हियर इज द, ये आपका फोकस एरिया है. एग्जाम सेटर जो है वो यहां से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है और आप पढ़ रहे हो यहां से, राइट? आप आउटस्कर्ट्स पे लगे हो, यहाँ से आपके एक एक दो दो क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड यू आर नॉट इवन फोकसिंग अराउंड दिस एरिया जो उनका मेन फोकस एरिया है. सो पहले जो है फोकस एरिया के क्वेश्चंस करो जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछे ही जाएंगे एग्जाम में, पहले आप वो पढ़ो. एंड उसके बाद इफ यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तब आप आउटस्कर्ट्स पे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जाओ. बिकॉज इफ यू आर कीप ऑन रनिंग, अगर आप यहाँ वहां भागते रहे, और आपने मेन जो है वो पढ़ने वाला पढ़ा नहीं, वो आएगा अराउंड 20% जो आपने पढ़ा होगा. इंपॉर्टेंट जो है वो 80% जो राइटर्स इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता है कि एग्जाम सेटर्स हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके आपने देखा होगा कि वो पूछते ही हैं. फॉर एग्जाम्पल बहुत टाइम से शेक्सपियर पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, नाउ शेक्सपियर पे क्वेश्चंस आना फिर से स्टार्ट हो गया है. एग्जाम सेटर्स के कुछ फेवरेट राइटर्स हैं, जैसे कि वर्ड्सवर्थ हो गया फ्रॉम रोमांटिक एज, बहुत ही ज्यादा फेवरेट राइटर है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, राइट? देन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर्स हो गए आपके विक्टोरियन एज के, लाइक चार्ल्स डिकन. चार्ल्स डिकन से आपको बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में. इनका जो भी वर्क्स हैं, क्रोनोलॉजी है, एवरीथिंग इन डेप्थ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं. सो आपको मिस आउट नहीं करना है जो भी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं और उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं. आई एम अगेन टेलिंग यू कि आप इस चीज को बार बार छोड़ के ना जाओ एग्जाम के लिए, ठीक है? नाउ लेट्स कम टू द बिगिनिंग पार्ट, कि जो फ्रेशर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ताकि आपको एक ओवरव्यू हो जाए हर एज में होता क्या है, एक्चुअल में हिस्ट्री होती क्या है. ओके? और क्या होता है हर एजेस में, क्यों इनको डिफरेंट डिफरेंट डिवाइड करा गया, व्हाई नॉट दे आर पुट टुगेदर. ओके, so first we'll talk about the timeline of British literature ages, and here we have Old English Anglo-Saxon period. इसको Old English period भी बोलते हैं. Remember this thing. यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है that which period is known as Old English period, और आपको टाइमिंग दे दिया जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग दे दिया जाएगा, एंड द करेक्ट टाइमिंग आपको ये चूज करना है 450 to 1066.
ये पूरा जो टाइमिंग था इसको हम बोलते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड और ओल्ड इंग्लिश पीरियड। क्योंकि इस टाइम पे जो है बहुत सारी लैंग्वेज उस टाइम पे प्रोमिनेंट थी, लाइक लैटिन लैंग्वेज प्रोमिनेंट थी, कैसे यहाँ पे कौन कौन सी ट्राइब्स हुआ करती थी। इंग्लैंड जो है वो आज का इंग्लैंड नहीं है, इंग्लैंड उस टाइम पे बहुत सारी ट्राइब से मिलकर बना था। एंड उस टाइम पे एंग्लो सेक्सन्स के टाइम पे 3 ट्राइब्स बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट थी। यहाँ पे आई विल राइट इट, उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा थी। एंगल्स, सेक्सन्स एंड ज्यूट्स। प्लीज इस चीज को आप अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपको रेपिटेटिवली पूछे जाते हैं कि उस टाइम पे कौन कौन सी प्रोमिनेंट ट्राइब थी। तो दीज 3 ट्राइब्स आर वेरी प्रोमिनेंट एट दैट टाइम। ठीक है, इन तीनों ट्राइब ने मिलकर क्या बना दिया, एक इंग्लैंड बना दिया। एंड दिस थॉट कि अभी हम जो है अपना लिटरेचर स्टार्ट करें। आपको पहले भी पता है कि लिटरेचर स्टार्ट कैसे होता है। पहले इंसान को एकदम आपको, जब आप छोटे थे तो आप सीधा आप पेन पकड़ के लिखना तो आपने स्टार्ट नहीं कर दिया ना। पहले आपने बोलना सीखा, आपने बात करना सीखा, धीरे धीरे आपने ABCD लिखना शुरू करा, देन आपने फुल सेंटेंसेस मेक करना शुरू करा। उसी तरीके से हमारा लिटरेचर भी बना है। आपने पहले जो है ओरल लिटरेचर आया, पहले ओरल आया, उसके बाद जो है रिटन लिटरेचर आया। एंड धीरे धीरे जो है आपकी राइटिंग्स भी बहुत ही ज्यादा फर्निश्ड होने लग पड़ी, बहुत ज्यादा उनमें भी जो है एवोल्यूशन हो गया एक हिसाब से। वो भी बहुत ज्यादा आपके लिटरेरी वर्क्स जो है बहुत ही ज्यादा बेटर होते गए विद टाइम, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एंग्लो सेक्सन, ये बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्टिव लिखा करते थे। अगर एक स्वॉर्ड को, एक नाइट का एक स्वॉर्ड बताना है तो उसको 300 वर्ड्स में बता रहे हैं ये। सो बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी बुक्स जो थी वो ये लिखा करते थे। ओरल लिटरेचर से इन्होंने स्टार्ट करा था। क्वेश्चंस आपको ऐसे भी आ जाते हैं, जो सेक्सन ट्राइब है वो कहाँ से आई है। सेक्सन ट्राइब जो है वो जर्मनी से आई थी। जर्मनी से, क्योंकि उस टाइम पे ये लोग जो है एक्सप्लोर करते थे यहाँ से वहां, जहाँ पे अच्छा फूड है, जहाँ पे अच्छा वेदर है, प्लेस है, ये लोग वहां स्टे करते थे। तो दैट्स हाउ दे फाउंड इंग्लैंड। और उनको लगा कि बहुत फिजिबल है, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, वेदर भी बहुत अच्छा है, और यहाँ रहना भी बहुत अच्छा है। तो दैट्स हाउ दे सेटल्ड देयर। ऐसे करके इनका सेटलमेंट स्टार्ट हुआ और ये जर्मनी से आए थे। जर्मनी से कौन से एरिया से आए थे, सेक्सनी से आए थे। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सेक्शंस। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है, और ज्यादा लिटरेचर इस एज में है नहीं। बहुत ही ज्यादा कम क्वेश्चंस आते हैं इस एज से, और बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और बहुत सारे राइटर्स भी ऐसे हैं इस एज के कि जिनको हमें पता ही नहीं है कि, बहुत सारे वर्क्स ऐसे हैं कि जिनका हमें पता ही नहीं है कि कौन सा राइटर उसने वो वर्क लिखा है। फॉर एग्जाम्पल बेवुल्फ जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है इस टाइम का। इससे जो है बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आपको पूछा जाएगा कौन सा डेविल है, कौन सा डैगर कहाँ पे उसने जो है स्टैप करा, नाइट का क्या नाम था, उस पैलेस का क्या नाम था, कौन से किंग ने क्या करा, जो है ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। बहुत ही ज्यादा लाइक स्ट्रेट टू द पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं इन्हें, जिससे ज्यादा आपको इन डेप्थ जो है पढ़ने पर अपना टाइम वेस्ट करने का नीड नहीं है। पढ़ो, बट ज्यादा फोकस मत दो। ओके, बहुत जल्दी ये एज कवर हो जाता है। देन वी हैव एंग्लो नॉर्मन पीरियड, दैट इज फ्रॉम 1066 टू 1300। सो यहाँ पे क्या होता है, 1066 में जो है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स होता है, जिसको जो है आप नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट भी बोलते हो। अब जो है सेक्शंस का एज कैसे एंड हुआ, इनका जो है रेगुलर जो है वो बैटल्स चलते रहते थे। कोई एक ट्राइब जो है दूसरी ट्राइब पे अटैक कर रहा है, तो वैसे ही इनका बैटल चलता रहता था। एंड जो बैटल जीत गया वो एरिया, वो लैंड जो है वो उसका। सो दैट्स हाउ जो है यहाँ पे भी बैटल हुआ था बिटवीन 2 किंग्स। एंग्लो सेक्सन्स की तरफ से थे हमारे हैरोल्ड गॉडविंसन, और यहाँ से हमारे थे नॉर्मन की साइड से थे हमारे विलियम द कन्फेसर। ओके, यहाँ पे हमारे थे हैरोल्ड गॉडविंसन वर्सेस, हमारे पास आ जाएंगे विलियम द कन्फेसर। और ये जो थे वो हमारे एंग्लो सेक्सन्स की साइड से लड़ रहे थे, एंड विलियम द कन्फेसर वॉज फ्रॉम नॉर्मन साइड्स। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि सेक्सन जो थे वो जर्मनी से आए थे, तो वो अपने साथ ओल्ड जर्मेनिक लैंग्वेज भी लेकर आए थे,
लैटिन लैंग्वेज भी था उनका। उसी तरीके से जो नॉर्मन्स हैं वो अपना कल्चर, अपना सिविलाइजेशन लेकर आए। नॉर्मन जो थे वो नॉर्मैंडी यानी कि नॉर्दर्न साइड ऑफ फ्रांस से आए थे। कहाँ से आए थे ये लोग? फ्रांस से ये लोग इंग्लैंड आए थे और ये लोग जो थे वो जर्मनी से इंग्लैंड आए थे। सो दैट्स हाउ दे स्टार्टेड फाइटिंग और यहाँ पे बहुत ही सारा फिर यहाँ से अपना लैंग्वेज फ्रेंच भी लेकर आए जब नॉर्मन्स आए तो राइट। तो जब चौसर था तो चौसर के टाइम पे देयर वाज थ्री प्रोमिनेंट लैंग्वेज। यस, एज ऑफ चौसर जो आया था वो 1340 चौसर के बर्थ के साथ जो है वो स्टार्ट हो गया था एंड इट एंडेड विद हिज डेथ दैट इज 1400। और जो है तीन लैंग्वेज उस टाइम पे प्रोमिनेंट थी दैट इज लैटिन जो कि क्लर्जीज का लैंग्वेज हुआ करता था, जो कि रिलीजियस पीपल का लैंग्वेज हुआ करता था। दैट्स व्हाई वी कैन सी मोस्ट ऑफ आर बिगिनिंग में जो बाइबल्स होती थी लाइक सेंट बलगेट्स बाइबल जो थी वो भी लैटिन में लिखी गई। तो जो रिलीजियस पीपल थे वो लैटिन लैंग्वेज बोलते थे और एजुकेटेड लोगों का लैंग्वेज था ये। जो फ्रेंच लैंग्वेज था वो बहुत ही ज्यादा किंग्स और कोर्टली पीपल्स का लैंग्वेज था। और जो इंग्लिश लैंग्वेज था जो चौसर हमारे पास लेकर आए थे वो लैंग्वेज था हमारे लिए कॉमन पीपल का। सो दैट्स हाउ इनका भी लिटरेचर स्टार्ट हुआ और यहाँ पे प्रोमिनेंट राइटर हमारे पास जॉफरी चौसर हैं। साथ ही साथ इनके कुछ कंटेम्प्रेरीज भी हैं हमारे पास लाइक विलियम लैंगलैंड और गावर हो गया हमारे पास और भी अदर जैसे स्कॉटिश चौसेरियन जिन्होंने चौसर का राइटिंग स्टाइल जो था वो फॉलो करना शुरू करा। चौसर ने भी हीरोइक कपलेट राइम रॉयल बहुत सी डिफरेंट राइटिंग स्टाइल इन्होंने यूज करना स्टार्ट करा। एंड देन वी हैव द रेनेसा पीरियड। रेनेसा पीरियड जो है हमारा 150 ईयर्स रहा एंड ये जो है बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल पीरियड था हमारे लिए इंग्लैंड के लिए बिकॉज इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा वॉर्स हो रहे थे, प्लेग्स थे और जैसे कि 100 इयर्स वॉर वर गोइंग ऑन, 30 ईयर वॉर्स, वॉर ऑफ रोजेस भी चला हुआ था। बहुत ही ज्यादा वॉर्स, प्लेग्स, ब्लैक डेथ भी चला हुआ था। बहुत कुछ हो रहा था यहाँ पे। इंग्लैंड जो है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल था। तो ये एक हिसाब से आपका डार्क एज था। तो जब इतने ज्यादा वर्ड्स होंगे तो लिटरेचर जो है इस एज से बहुत ही कम होगा। आप राइटिंग पे कहाँ ध्यान दोगे जब आपकी कंट्री जो है वो वॉर में है। बट वॉर की वजह से जो है यहाँ पे उस टाइम पे लोगों के अंदर जो है पेट्रियाटिज्म का जो एक फीलिंग था, एक नेशनैलिटी का फीलिंग था, वो बहुत ही ज्यादा इमर्ज होने लगा। एंड दैट्स हाउ इंग्लैंड के लिए जो इनका जो नेशनैलिटी का फीलिंग था वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। एंड आफ्टर दैट वी हैव एलिजाबेथन एज जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एज है। मैं यहाँ पे स्टार लगा रही हूँ, दैट मीन्स इट इज रियली इंपॉर्टेंट। और इस एज को हम बोलते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ लिटरेचर और गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लैंड। बिकॉज वाई इट्स कॉल्ड द गोल्डन एज। और ये क्वेश्चन भी आपको आ रखा है कि विच एज इज नोन एज द गोल्डन एज। और ये आपको टाइमिंग्स भी साथ साथ याद रखना है। आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ ताकि आप जो है अभी तो पढ़ाई पे फोकस करो, बाद में आप ये पीडीएफ से जो है गो थ्रू करके एजेस को लर्न कर सकते हो और इनका टाइमलाइन भी जो है आप अच्छे से लर्न कर सकते हो। ये गोल्डन एज इसलिए बोला गया था, सी यहाँ पे जो है क्वीन एलिजाबेथ आ गई थी फ्रॉम ट्यूडर डायनेस्टी। एंड क्वीन एलिजाबेथ ने जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीडिशन स्टार्ट करवा दिया था। शी सेड कि अभी जो है आप लोग सभी जाओ और एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो आसपास के एरिया से, सी रूट के थ्रू ट्रेवल करो क्योंकि उस टाइम पे लोग सी रूट के थ्रू, शिप्स के थ्रू ट्रेवल करते थे। और वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जो है इन्होंने कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर दिया। वहां के लोगों का वेल्थ ही जो है इंग्लैंड में ला रहे थे और इंग्लैंड में इतना वेल्थ आने के बाद जो है अगर आपके पास, आप खुद सोचिए, अगर आपके पास इतना वेल्थ आ जाए तो आप क्या करोगे? आप जॉब्स करोगे? नो। आप क्या करोगे? आप आर्ट की तरफ जाओगे। सो आपने बहुत टाइम ऐसा देखा होगा जो रिच पीपल हैं वो इतनी इतनी कॉस्टली जो है वो पेंटिंग्स खरीदते हैं। आपको वो वर्थलेस लगता होगा बट आप खुद सोचो जब आपके पास इतना पैसा है तो आप क्या करोगे? आप कहीं तो यूटिलाइज करोगे, तो आप वो जो है एस्थेटिकली साइड चलेगे। तो यहाँ पे भी जो है क्वीन एलिजाबेथ ने बहुत सारे थिएटर ओपन करवा दिए। थिएटर ओपन हो गए और जो राइटर्स को जो है वो सैलरी मिलना शुरू हो गया, एक्टर्स आ गए, बहुत सारे एक्टिंग हाउसेस स्टार्ट हो गए। यहीं से आपको पता चलेगा कहाँ से हमारे यूनिवर्सिटी विट्स आए। यहाँ पे जो है आपको ड्रामा की एजुकेशन मिलने लग पड़ी। ड्रामा को पहली बार पढ़ाना स्टार्ट करा दिया गया कि कैसे आप ड्रामा लिखोगे प्रोफेशनली, फॉर्मली आपको कैसे एक्टर्स को भी ट्रेन करना है, वहां पे सब कुछ स्टार्ट करवा दिया क्वीन एलिजाबेथ ने। और इनको खुद भी बहुत ज्यादा शौक था थिएटर्स और ड्रामास देखने का।
यहीं से आपके जो है राइटर्स इमर्ज होते हैं लाइक शेक्सपियर। शेक्सपियर ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे-अच्छे प्लेस दिए हैं लाइक हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। एंड यहाँ पे हमारे और भी बहुत सारी कॉमेडीज़ भी हैं शेक्सपियर की, सॉनेट्स भी हैं। देन वी आल्सो हैव राइटर्स लाइक मार्लो। मार्लो, यूनिवर्सिटी विट्स, जॉर्ज पीले एंड बहुत सारे राइटर्स हमें इस एज में देखने को मिलेंगे जिनके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जो बहुत ज़्यादा वेटेज भी कैरी करते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन वी हैव जेकोबियन एज। एज वी ऑल नो दैट क्वीन एलिजाबेथ जो है वो वर्जिन क्वीन थी, तो शी हैज नो ईयर, राइट। ऐसा होता है ना, राजा का बेटा राजा बनता है। तो जब क्वीन एलिजाबेथ का आगे कोई ईयर था नहीं, तो उन्होंने जो है अपना जो है जो किंगडम है वो पास ऑन करा अपने नेफ्यू जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड को, जो कि इंग्लैंड में आके क्या बन गए थे, किंग जेम्स द वन। ओके, सो ऐसे पास ऑन करा, यहाँ पे भी अपना एक लिटरेचर स्टार्ट हो गया। ओके, यहाँ पे एंड देन उसके बाद जो है किंग जेम्स वन के जो थे चार्ल्स वन को ये कैरोलाइन एज गया। और यहाँ पे जो चार्ल्स वन जो थे वो बहुत ही ज्यादा, चार्ल्स वन को जो है वो ज्यादा अच्छा लीडर नहीं मानते थे, तो दैट्स व्हाई ही वाज एग्जीक्यूटेड। तो जब उनको एग्जीक्यूट करा गया था 1649 में, आफ्टर दैट ओलिवर क्रॉमवेल ने जो है वो उनको एग्जीक्यूट कराया था, वो लीडर थे उस टाइम पर प्रोटेस्टेंट। उसके बाद ये पीरियड आया था सिविल वॉर एंड इंटररेनम पीरियड, जिसको कॉमनवेल्थ पीरियड भी बोलते हैं। इस टाइम भी इन्होंने बहुत ही ज्यादा, प्रोटेस्टेंट जो थे वो बहुत ज्यादा रिलीजियसली स्ट्रिक्ट थे। इनको था कि कोई भी थिएटर नहीं होना चाहिए, वी शुड ओनली प्रे टू गॉड, हमें बहुत स्ट्रिक्ट रहे। इस टाइम पे इन्होंने थिएटर्स भी क्लोज करवा दिए, थिएटर्स पे बैन लगा दिया, वाइन पे बैन लगा दिया। अब लोगों को उस टाइम पे तब तो बहुत अच्छा लग रहा था कि हम जो है चार्ल्स वन जो है बहुत ज्यादा पैसे उड़ा रहा है, बहुत ज्यादा अय्याश किस्म का राजा है। सो उन्होंने क्या सोचा कि अब जो है ओलिवर क्रॉमवेल जो है वो बहुत अच्छा एक लीडर बनेगा, बट ओलिवर क्रॉमवेल ने जो है उन पे और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। बिकॉज आपको पता है वेस्टर्न साइड दे लव टू ड्रिंक वाइन, ना उनको कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स है, उनको बस एक कमरे में बंद करा दिया। अब चर्चिस पे जाना भी बहुत ज्यादा कंपलसरी कर दिया गया, उनको चर्चिस पे जाना भी रेगुलर हो गया, अटेंडेंस लगना स्टार्ट होगी चर्चिस पे, इमेजिन। सो उनको लगा कि भाई देखो ये तो बहुत इम्पॉसिबल है हम लोगों के लिए, हम तो ये सब नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है चार्ल्स वन के जो बेटे थे जो कि उस टाइम पे फ्रांस भाग गए थे फॉर हिज ओन सेफ्टी, उन्होंने जो है उनको वापस बुलाया, चार्ल्स टू को वापस बुलाया। और दैट्स हाउ जो है इस एज को बोलते हैं रेस्टोरेशन एज, बिकॉज यहाँ पे जो है मोनार्की रिस्टोर हुआ। यस, दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम एज वेल, ये जो पूछा भी गया है बहुत बार कि रेस्टोरेशन एज को रेस्टोरेशन एज क्यों बोलते हैं, बिकॉज हियर मोनार्की, मोनार्की मीन्स, मोनार्की में क्या होता है, जहाँ पे राजा का शासन होता है। ओके, एक किंग का मोनार्की होता है बेसिकली, जहाँ पे किंग लीड करता है मासेस को, उसको मोनार्की बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है मोनार्की रिस्टोर हुआ था। यहाँ पे आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिख जाते हैं। यहाँ पे जो आपको करेक्ट ऑप्शन था वो था मोनार्की, यहाँ पे मोनार्की को रिस्टोर किया गया था। सो यहाँ पे और भी ज्यादा राइटर्स आने लग पड़े जो फ्रांस में रह रहे थे वहां पे जब ये किंग, तो ये जो है अपने साथ फ्रेंच लिटरेचर लेकर आए, राइट। फ्रेंच लिटरेचर में बहुत ज्यादा ये वल्गर पोइम्स, पोइट्री, लव पोइम्स लेकर आए। तो इतना अच्छा लिटरेचर ये नहीं लेकर आए, तो यहाँ इस एज का लिटरेचर वॉज नॉट दैट गुड। यस, और फिर आता है हमारे पास ऑगस्टन एज, जिसको हम बोलते हैं एज ऑफ पॉप एज वेल। क्योंकि पॉप कौन है, पॉप को आप सभी जानते होंगे, दैट इज आवर राइटर अलेक्जेंडर द, इट्स नॉट अलेक्जेंडर द ग्रेट। पॉप को आप सभी जानते होंगे, इट्स अलेक्जेंडर पॉप। इन्होंने बहुत ही ज्यादा हमारे जो है अच्छे वर्क्स दिए हैं, लाइक द रेप ऑफ लॉक, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आपको इस वर्क से भी देखने को मिलेंगे। देन इन ये जो है बहुत ज्यादा सटारिकल एसेस भी लिखा करते थे, इनके एसेस से भी क्वेश्चन है। सो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ से भी देखने को मिलेंगे। देन वी हैव एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसको हम जो है नियो क्लासिकल एज भी बोलते हैं, राइट। यहाँ पे नियो क्लासिकल एज भी बोलते हैं। तो नियो क्लासिकल वर लाइक, व्हाई दे आर कॉल्ड नियो क्लासिकल, बिकॉज दे वर फॉलोइंग क्लासिकल्स। जो क्लासिक, अभी क्लासिक्स कौन से हैं हमारे पास, दे वर फॉलोइंग क्लासिक्स
क्लासिक्स हमारे पास हैं जो ग्रीक जो हमारे पास राइटर्स थे ना लाइक एरिस्टोटल, सोक्रेट्स, प्लेटो, देन वी हैव रोमन राइटर्स लाइक लॉन्जाइनस। तो ये सारे जो है वो उनको फॉलो करते थे। दे वर लाइक कि हमें जो है क्लासिक्स को फॉलो करना है, हमें उनकी तरह ग्रेट लिटरेचर लिखना है। बट ना तो ये ग्रेट लिटरेचर लिख पाए, ना उनको पूरी तरह से फॉलो कर पाए। सो दैट्स हाउ दे वर। एंड देन वी हैव रोमांटिक एज। रोमांटिक पीरियड में हमारे पास आपको देखने को मिलता है, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। रोमांटिक एज में हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर हैं वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ने अपने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड से एक नई एज का स्टार्टिंग करा एंड दैट इज कॉल्ड एज रोमांटिक पीरियड। यहाँ से इन्होंने बोला कि दे विल ऑल राइट अबाउट, अभी जो इंसान, अभी खुद सोचो आप लोग, जो इंसान रोमांटिक है वो क्या बात करेगा, वो नेचर की बात करेगा, वो हर चीज को रोमांटिसाइज करेगा। उसके लिए तो स्काई इज ऑल्सो पिंक, राइट? एंड फॉर अ नॉर्मल पर्सन इट्स लाइक जस्ट लाइक ब्लू, ब्लू स्काई है उसके लिए, बिकॉज ही विल अप्लाई लॉजिक। बट जो रोमांटिक्स थे वो लॉजिक नहीं, वो लॉजिक से भी ऊपर का सोचते थे। दे वर ऑल लिविंग इन देयर इमेजिनेशन, लव, पोइट्री, सॉन्ग्स, ये सभी वो लिखा करते थे। सो ये इनका राइटिंग स्टाइल था कि इतना क्योस हो रहा है, हमें जो है एक एस्केप चाहिए रियलिटी से, एक ऐसे वर्ल्ड में हमें जीना है जहाँ पे नेचर की बात हो और साथ ही साथ हम बहुत सारी लव पोम्स लिखें। तो ये उस टाइम पे कुछ ऐसा लिटरेचर लिख रहे थे। सो इनके बहुत सारे कंटेम्प्रेरीज भी हैं जिन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। ये लोग जो है पोइट्स के साथ साथ क्रिटिक्स भी रहे हैं, जैसे कि कॉलरिज की पोएम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, उससे भी क्वेश्चन आए हैं। देन ऑल्सो इसका कंट्रीब्यूशन भी है वर्ड्सवर्थ के साथ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में, राइट? प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में यहाँ पे आपको एक पोइट्री का डेफिनेशन दिया था वर्ड्सवर्थ ने, पोइट्री इज द कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ स्पॉन्टेनियस इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो ये डेफिनेशन के बारे में भी पूछा गया है, आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया था कि डेफिनेशन है, देन बोला गया था कि उस डेफिनेशन को आधा अधूरा दिया था आपको एंड उसको आपको कंप्लीट करना था। सो वहां पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो वहां पे आंसर था आपका रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो ऐसे से करके भी आपको हाफ डेफिनेशन हाफ कोट का क्वेश्चन दे सकते हैं। देन आपको इसका मल्टीपल पब्लिकेशंस हुआ था, उनके भी आपको क्वेश्चन आ रखा है कि इसका मल्टीपल पब्लिकेशंस को क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में सेट करो। तो ऐसे क्वेश्चंस तो एग्जाम सेटर के ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा पसंद हैं जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कर देते हैं। आपको कोई 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और उनको बोलेगा कोई 4 वर्क्स दे देगा, या एक ही राइटर के कोई 4 वर्क्स दे देगा, डिफरेंट राइटर्स के वर्क्स दे देगा, या डिफरेंट एजेस दे देगा और बोलेगा इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स आप इनको टाइम से सेट करो, यानी कि कौन सा वर्क पहले आया है, कौन सा बाद में आया है, उस तरीके से आपको इनको जो है ऑर्डर में सेट करना है। देन वी हैव विक्टोरियन एज। विक्टोरियन पीरियड जो था वो 1837 से 1901 तक चला। एंड विक्टोरियन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड हो जाता है, बिकॉज इस पीरियड में विक्टोरियंस वर लाइक, हम जो है रोमांटिक्स की तरह नहीं लिखेंगे, हम जो है वो एक्चुअल हार्श रियलिटी बताएंगे जो उस टाइम पे कॉमन पीपल फील कर रहे हैं। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम चल रहा था और जो लोगों के पास जो है खाने को पैसा नहीं है, और आप जो है लव पोइम्स लिखे जा रहे हो, आप तो बहुत अच्छा अच्छा बता रहे हो, आप बता रहे हो कि वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा बेटर प्लेस है टू लिव इन, बट एक्चुअल में तो ये बहुत ही ज्यादा कियोटिक है। तो इन्होंने जो है वो मेन थीम जो इनका था, इन्होंने जो है रियलिज्म का बात करा है, इन्होंने जो है रियलिटी बताया है सोसाइटी में कि लोग कैसे दिख रहे हैं। यहाँ से आपको बहुत सारे जो है नॉवेलिस्ट दिखेंगे। रोमांटिक एज में हमारे पास बहुत सारे पोइट्स थे और थोड़े बहुत हमारे पास क्रिटिक्स थे। यहाँ पे आपको मेजरली आपको नॉवेलिस्ट देखने को मिलेंगे, और इसमें से भी बहुत फेमस हमारे पास नॉवेलिस्ट है चार्ल्स डिकन, टेनिसन हो गया हमारे पास, और बहुत सारे आपको यहाँ पे भी नॉवेलिस्ट देखने को मिलेंगे। टेनिसन, चार्ल्स डिकन्स का जो खुद का जो अपना चाइल्डहुड है वो बहुत ज्यादा हार्श रहा है। इन्होंने खुद ने जो है बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज में काम करा है, और इसीलिए इनके जो नॉवेल्स हैं वो इस चीज को रिफ्लेक्ट भी करते हैं, बहुत ज्यादा ऑटोबायोग्राफिकल भी इन्होंने लिखा है। देन वी हैव द अनदर पीरियड, द एडवर्डियन पीरियड। ओके, ये डेट्स आपको भूलनी नहीं है, डेट्स आपको याद रखनी है, बिकॉज दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग कौन सा पीरियड कौन सी एज है। सो इट इज फ्रॉम 1901 टू 1910। एंड देन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड नोन एज मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड से मैक्सिमम क्वेश्चंस आर
कमिंग फ्रॉम दिस एज मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में आपको बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट राइटर्स देखने को मिलते हैं। वर्जीनिया वुल्फ हो गई, राइट, रूम ऑफ वंस ओन की जो ऑथर है। एंड साथ ही साथ हमारे पास आ जाते हैं जेम्स जॉयस, जिन्होंने लिखा था अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। एंड ऐसे ऐसे करके हमारे पास और भी बहुत सारे राइटर्स हैं, जो कि जब मैं पर्टिकुलर हर एक एज के बारे में जब मैं इन डेप्थ वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऐड ऑन करूंगी, ताकि आपको हर एक एज का आइडिया लगे और कौन कौन से राइटर हर एक एज में इंपॉर्टेंट है और उनके कौन कौन से वर्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं वो सारा पर एज के अकॉर्डिंग ऐड ऑन करूंगी, तो आपको समझ आएगा अच्छे से। यहाँ पे आई एम जस्ट ओनली कवरिंग द क्रोनोलॉजी, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, राइट। मॉडर्न एज में देवर मॉडर्न एज में ये लोग जो है राइटिंग स्टाइल के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बिकॉज दे वांट टू मेक इट न्यू, जस्ट एज एजरा पाउंड हैज सेड। तो यहाँ पे राइटिंग स्टाइल को बहुत ज्यादा इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा गया है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट राइटिंग टेक्निक्स ये लेकर आए थे, लाइक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्रेगमेंटिव फ्रेगमेंटेड नैरेटिव था यहाँ पर। अब फ्रेगमेंटेड नैरेटिव क्या होता है? आप एक नैरेटिव बता रहे हो, जिसमें आप एक स्टोरी बता रहे हो कि ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, आप प्रॉपर एक स्टोरी आपने एक सिंपल से एक लाइन में आपने बता दिया। फ्रेगमेंटेड नैरेटिव मतलब आप टुकड़ों टुकड़ों में स्टोरी बता रहे हो। पहले आप क्लाइमैक्स बता दे रहे हो, अरे किसी का मर्डर हो गया, देन आप जो है वो बता रहे हो कि हर एक कैरेक्टर के व्यू पॉइंट से आप स्टोरी दिखा रहे हो। जैसे कि आपने मूवीज में भी देखा होगा, वो सस्पेंस क्रिएट करते हैं, तो एंड तक आपको जो है वो बांधे रखते हैं सस्पेंस के थ्रू। एंड में आपको जो है निचोड़ लगता है पता है कि एक्चुअल में स्टोरी क्या थी। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट थॉट्स को आप बताएंगे, थॉट प्रोसेसेस दिखाएंगे। कोई भी चीज जो है सिमिट्री में, एक लाइन में नहीं, ऑर्डर में नहीं होगा। तो वैसे जो है फ्रेगमेंटेड नैरेटिव में ये चीजें बताया करते थे, बिकॉज दे wanted to make something new, they want to write something new. And then we have the last age known as the postmodern period, that is from 1945 to till प्रेजेंट एज, दैट इज ऑल्सो नोन एज कंटेम्प्रेरी पीरियड। इसमें भी हमारे पास बहुत फेमस राइटर हैं, लाइक सलमान रश्दी, और भी बहुत सारे राइटर्स हैं हमारे पास। इंडियन राइटर्स भी बहुत बढ़िया बढ़िया हमारे पास यहाँ पर हैं। सो ये सब था एक ओवरव्यू सभी एजेस का, ताकि आपको आइडिया लग सके कि कौन से एज में क्या क्या है, कौन कौन से राइटर्स इंपॉर्टेंट है, और कितना कितना आपको किस एज को कितना टाइम देना है, कौन कौन से एज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप खुद भी पढ़ रहे हो तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस एज पे आपको ज्यादा टाइम देना है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर। और अगर आपको इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियोस मेरे देखने हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग आप कुछ समझना चाहते हो, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। मैं आपकी क्वेरीज को रीड करूंगी एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उस टॉपिक पे जरूर एक वीडियो डालूं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।